हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जेएस एकेडमी चैनल पर। आज हम आप लोग को एक ही तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अब करेंगे। ये सभी क्वेश्चन स्पेसिफिक किसी टॉपिक से नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका तरीका एक ही है और एक ही तरीके से आप लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आपको अधिकतर एग्जाम में देखे जाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है आपको पता है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन ही ले लेते, फिर उसके माध्यम से आपको तरीके बताते जाऊँगा। पहला जैसा क्वेश्चन है दिया है, ताजे फल में 90% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 20 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ताजे फल में 20% पानी। यदि ताजे फल की बात करूं, ताजे फल में जो पानी की मात्रा है कितनी दोस्तों, 20%। ठीक है, और सूखे फल में पानी की मात्रा है आपकी, सॉरी, ताजे फल में 90% है, सूखे फल में आपकी मात्रा है 20%। तो पानी तो 20 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताइए कि यदि मेरे पास 20 किलोग्राम ताज़ा फल हो तो मैं उससे कितने सूखे फल प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, बात यहाँ पास कॉन्सेप्ट है कि यदि ताजे फल में आपका 90% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, ठीक है, तो 20 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इसका तरीका केवल एक ही है। और कैसे इन तरीकों को करेंगे, देखिए कैसे तरीका बनता है। आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक, कभी भी एक ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें से दो क्वांटिटी हो। दो क्वांटिटी मतलब यहाँ पास एक सूखा फल भी है, एक ताज़ा फल भी है। दो क्वांटिटी हो, दोनों क्वांटिटी में एक वैल्यू कॉमन हो। एक वैल्यू क्या कॉमन है, यहाँ पास आपकी कॉमन है फल की। देखो, पानी तो आपका घट बढ़ रहा है, पानी घट बढ़ रहा है, लेकिन जो उसकी मात्रा है, पानी के अलावा जो उसका मटेरियल है ताजे फलों में, वो उसकी मात्रा कम नहीं हो रही है। ताजे फल में यदि 10% यहाँ मटेरियल था, वो सूखे फल में कितना था, 80% हो गया। ठीक है, क्योंकि सूखे फल को सुखा देने के पास मटेरियल तो नहीं सूखेगा, पानी आपका उड़ गया लेकिन मटेरियल आपका शेष रहा। तो हमेशा देखना ये तरीका उन क्वेश्चनों में काम करेगा जिसमें दो क्वांटिटी हो और दो क्वांटिटी के अलावा आपकी एक वैल्यू बराबर हो। तो जैसे मैं मानता हूं, जैसे ताजे फल की बात करें तो मैंने माना मेरे पास ताजा फल कितने थे, x थे, और सूखे फल की बात करता हूँ, सूखे फल कितना था आपके पास सूखे फल थे इसी का y। आपके पास x से सूखा के फल कितना बचा दोस्तों, y बचा। आपका x किलो ताज़ा फल था, वो सूख के कितना बचा, y किलो बचा। तो मुझे पता है ताजे फल में जो मटेरियल है कितना 10% है और सूखे फल में मटेरियल कितना बचा दोस्तों, 80% बचा। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ताजे फल में मटेरियल 10% है, सूखे फल में मटेरियल 80% बचा। मतलब ये मटेरियल यहाँ जो 10% उसके किसके बराबर है, 80% के बराबर है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ये 10% बराबर होगा किसके, y के 80% के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपका ये कट गया और x बटे y का जो रेशियो आया कितना आया दोस्तों, 80/10। ध्यान दीजिएगा, x और y का रेशियो कितना है, 80/10 आया। तो मुझे यहाँ पास एक चीज़ ये समझ में आ रही है, जो आपकी क्वांटिटी है, जो आपका ये रेशियो है, इनकी जो बराबर वैल्यू की जो रेशियो है उसका अपोजिट क्या हो जाता है, इनकी टोटल क्वांटिटी हो जाती है। टोटल क्वांटिटी मतलब x किलो फल था तो कितना होगा इनका रेशियो, अगर काट दूं इसको, अभी नहीं काटी, देखिए मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कैसे देखिए। ठीक है, 10/80 को उल्टा क्या होगा दोस्तों, 80/10 हो गया। मतलब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इनके जो बराबर वैल्यू थी उनका परसेंटेज कितना था, 10/80। बराबर वैल्यू का परसेंटेज कितना था, 10/80। तो क्वांटिटी का परसेंटेज कितना हो गया आपका, 80/10 हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो गई, उल्टी हो गई। ठीक है, यदि आपको जो बराबर वैल्यू तो उसका परसेंटेज निकालना है, हमेशा जो बराबर वैल्यू है फिर तो उनका परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर देखो इनके परसेंटेज का रेशियो कितना है, 10/80, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना है, 80/10 आया। तो हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको तरीका बनाना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें दो क्वांटिटी हो और दोनों क्वांटिटी में एक वैल्यू आपकी बराबर हो, तब आप हमेशा उनकी जो बराबर क्वांटिटी उनके परसेंटेज का रेशियो बराबर होगा, अपोजिट होगा उसके क्वांटिटी की रेशियो से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10/80 था, इसको मैं काट लेता हूँ तो ये 1/8 आएगा, तो ये भी आपका यहाँ 8/1 है। तो मतलब देखिए यहाँ पास 1/8 था, अब कितना हो गया, 8/1। मतलब यहाँ बता रहा है क्वांटिटी 8 से कितनी हो गई दोस्तों, 1 हो गई। 8 से 1 हो गई, मतलब 8 का मान कितना था,
8 का मान था 20 किलोग्राम, अब कितना हो गया 1 यूनिट हो गया। जब 8 का मान 20 किलोग्राम मतलब यहाँ पर 8 यूनिट का मान आपका 20 किलोग्राम है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 यूनिट का मान आएगा 20/8। ठीक है, 20/8 आए तो उसको देख लेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, मतलब आपका 2.5 किलोग्राम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ये तरीका आपका है। तो ऐसे मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो हमेशा ये फॉर्मेट आपका लगेगा। ठीक है, यदि आपके पास 2 क्वांटिटी हो, 2 क्वांटिटी में एक वैल्यू बराबर हो, तो आपका जो वैल्यू बराबर उनका रेशियो हमेशा इसका उनके रेशियो का अपोजिट क्वांटिटी का रेशियो होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे इसका 1/8 रेशियो आया तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा 8/1, मतलब आपके ताज़ा फल अगर 8 हैं तो सूखे फल कितने होंगे दोस्तों, 1 होंगे। तो 8 का मान 20 था तो सूखे फल का मान 1 यूनिट मतलब 2.5 किलो होगा। ठीक है, तो वही 20 किलो ताजे फल सूख के कितने हो जाएंगे, 2.5 किलो हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है आपका हमेशा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि 2 वैल्यू हो, 2 वैल्यू में एक वैल्यू कॉमन जरूर हो। ठीक है, एक वैल्यू बराबर तब ये कॉन्सेप्ट लगेगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ताज़ा फल में 60% पानी है। ताजे फल में यदि 60% पानी है, ताजे फल की बात करता, ताज़ा फल में 60% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। सूखे फल में 20% पानी है तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पास फिर आपकी 2 क्वांटिटी आ गई। ठीक है, 2 क्वांटिटी आ गई और उसमें इसमें पानी की मात्रा बराबर नहीं, पानी की मात्रा सूखे फल में उड़ जाती है, कुछ बचती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल है पानी के अलावा कितना बचा है, यहाँ बस 40% बचा है। यहाँ मटेरियल कितना होगा दोस्तों, 80% होगा। ये मटेरियल की जो परसेंटेज है वो बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मटेरियल का क्या आ जाएगा रेशो, 40/80 आपका आ जाएगा, मतलब 40/80 इसका रेशो आएगा 1/2। अगर यदि इसका रेशो 1/2 आया तो क्वांटिटी का रेशो कितना होगा दोस्तों, 2/1 होगा। मतलब ताजे फल यदि 2 थे तो अब कितने होंगे, सूखे फल 1 होंगे। तो ताजे फल में 2 है, मतलब 2 का मान यदि 100 किलो हो तो 1 का मान कितना होगा दोस्तों, 50 किलो। तो सूखे फलों की मात्रा कितनी आ गई, 50 किलो आ गई। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, लेकिन ध्यान जरूर देना कि 2 क्वांटिटी में एक आपकी वैल्यू बराबर हो तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति की आय 2,000 रुपये बढ़ जाती है और आयकर की दर 14% से 12% हो जाती है, लेकिन जो आयकर है पहले के बराबर हो तो वर्तमान आय बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो जो आपकी इनकम है, इनकम पहले मान लेते इनकम कितनी हो जाती, पहले x थी अब बढ़ के कितनी हो गई, 2,000 ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकम x से 2,000 ज़्यादा बढ़ के x + 2,000 हो गई। तो आपका जो टैक्स है, टैक्स भी कितना हो दोस्तों, 14% से 12% हो जाता है। जो टैक्स का है 14% से 12% हो जाता है, लेकिन जो इसमें टैक्स लगता है वो बराबर है। टैक्स जो लगता है वो बराबर है। ठीक है, जितना टैक्स यहाँ लगता है उतना टैक्स यहाँ भी लगता है। टैक्स लगने का रेट बराबर, मतलब यहाँ पर जो 14% 12% की वैल्यू आपस में बराबर है। तो इनका रेशियो कितना आएगा दोस्तों, इनका आएगा 7/6 का रेशियो आया। यदि इनका रेशियो 7/6 है तो आय का रेशियो कितना रहा होगा, 6/7 रहा होगा, उल्टा हो जाएगा। मैंने बताया था यदि इनका रेशियो 7/6 तो आय का रेशियो क्या 6/7 रहा होगा। ठीक है, इसमें वही वैल्यू का रेशियो निकाला जो बराबर हो। तो यहाँ पर आय बराबर है तो इनका इसलिए इसका रेशियो निकाले। ठीक है, इनकम बराबर तो इनका रेशियो 7/6 तो इनकी आय का रेशियो कितना है 6/7, मतलब 6 का मान 7 है। तो यहाँ पास इसका तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 बढ़ा तो 1 का मान कितना होगा दोस्तों 2,000। 1 बढ़ा ना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 2,000 बढ़ा तो निकालना क्या है इसमें, तो वर्तमान बताना। तो 1 यूनिट का मान 2,000 तो वर्तमान क्या हो जाएगा 2 के इसमें गुणा हो जाएगा। तो जो आय होगी 14,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं। जो आपकी वैल्यू बराबर उनका रेशियो निकालेंगे आप, देन इसका उल्टा कर देंगे तो आपकी आय का रेशियो निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपके केवल एक ही तरीके से आप कम से कम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। और कई टॉपिक से हैं, स्पेसिफिक किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, ये कई टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन है जिसका केवल एक ही तरीका है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है, तो भुगतान किए गए कर का जो अनुपात है 3:2 है, तो उसकी प्रारंभिक आय बताइए। अब थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन चेंज आ गया। अब यहाँ पर इनकम कितनी हो रही है दोस्तों, इनकम 3,000 रुपये बढ़ रही है
सॉरी 3,000 रुपये कम हो रही है, इनकम कितनी हो रही है 3,000 रुपये कम हो रही है, और आय 15% से 18% हो रही है। अब आय जो 15% से 18% हो रही है, आय 15% से 18% हो रही है, तो भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। तो भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। मतलब देखा जाए, अगर मैं मानता पहली मेरी आय x थी, आज कितनी है y है, तो देखूंगा x का 15% और y का 18%, 100 कटे आएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। इनका रेशियो कितना आ रहा है दोस्तों 3/2 आ रहा है। मतलब x/y का रेशियो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 नाम 18, 3 × 15, तो आ जाएगा 9/5। इनका रेशियो कितना आएगा 9/5 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पास आपको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये 3/2 के रेशियो में है, ठीक है। तो 3/2 को यहाँ पास यदि मैं पहले वाली आय x मानता, बात किया है y मानता, तो x का 15%, y का 18% का रेशियो 3/2 है। तो यहाँ पर x/y का रेशियो कितना है 9/5 आया। मतलब जो आपकी आय 9 थी, आज कितनी हो गई, आय 5 हो गई। मतलब कितनी ज़्यादा कम हुई, तो आपकी जो आय हुई कितनी कम हुई, आपकी 4 यूनिट कम हुई। आपकी 4 यूनिट कम है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 3,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान आएगा 4 × 28, 4×5। 1 यूनिट का मान 750 रुपये आया। तो निकालना क्या है इसमें, तो उसकी प्रारंभिक आय बताना। तो प्रारंभिक आय आपकी 9 यूनिट थी, तो 9 × 750 कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पास क्वेश्चन चेंज कर दिया है कि यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट रेशियो बता दिया 3:2 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं, आप रेशियो को बराबर कर दिए कि मानी गई x आय है, ये y आय है, तो इनका जो रेशियो मतलब इनका जो परसेंटेज है टैक्स का 3/2 के बराबर है, ठीक है। चलिए ऐसा था, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दिया है एक व्यक्ति की आय में 5,000 की वृद्धि हो जाती है और दर 12% से 10% हो जाती है, उसके बावजूद भी उसे 3,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय बताइए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति की आय में 50,000 की वृद्धि होगी। अब आय में कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, आय में वृद्धि होगी 50,000 की। आय में कितनी की वृद्धि हो गई दोस्तों 50,000 की वृद्धि हो गई, और दर जो है, रेट जो लग रहा है टैक्स का 12 से 10% हो जाता है। टैक्स रेट 12 से कितना हो जाता है दोस्तों 10% हो जाता है। टैक्स रेट 12 से 10% हो जाता है, उसके बावजूद भी उसे 3,000 रुपये ज़्यादा कर देना पड़ता है। कम होने के बावजूद उसके कितना ज़्यादा कर देना पड़ता है 3,000 रुपये ज़्यादा कर देना पड़ता है। इसका चीज़ ध्यान रखिएगा, 3,000 रुपये ज़्यादा कर देना पड़ता है, ठीक है। मतलब आय बढ़ी 50,000 हुआ, आय बढ़ी 50,000 हुआ, आपको जो टैक्स रेट है 12% से कम होकर 10% हो रहा है, तो भी आपको 3,000 रुपये कर को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इससे 3,000 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब मुझे अभी ये जो तरीका मैंने बनाया, तो उस तरीके में ये पढ़ा था कि उस तरीके में वैल्यू बराबर होना चाहिए, तभी तो हम उस तरीकों को बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि मुझे वैल्यू बराबर करना है तो मुझे ध्यान देना कि यदि 3,000 आय बढ़ रही है, तो 3,000 आय को मैं 3,000 जो कर एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको मैं गायब कर दूं। तो कैसे गायब करूँगा, तो जब आपकी आय 50,000 बढ़ी थी, तो आपका 3,000 आय बढ़ी, तो 3,000 नहीं लगा सकते। यदि 50,000 बढ़ी होगी, तो 50,000 बढ़ी होगी, तो देखते हैं 30,000 उसको अलग कर लो, 30,000 प्लस 20,000, 30,000 प्लस 20,000, तो आपकी यदि मैं 30,000 का 10% निकालूँ, 30,000 का 10% निकालूँ तो कितना आता है दोस्तों 3,000 आता है। मतलब 30,000 आय बढ़ने से आपकी 3,000 कर ज़्यादा लग रहा है। ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए। आप यदि 30,000 आपकी आय ज़्यादा बढ़ती तो 3,000 ज़्यादा कर लग रहा है, क्योंकि 10% लग रहा है, तो 30,000 पे भी 10% लगा तो 3,000। तो मैं इस आय को नहीं बढ़ाता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं इतना जानता हूँ 30,000 मेरी आय नहीं बढ़ी, मेरी आय कितनी केवल बढ़ी 20,000। तो 20,000 आय बढ़ने के कारण उसको जब 30,000 आपकी आय नहीं बढ़ी तो आपको 3,000 रुपये आय कर नहीं देना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो अब वैल्यू बराबर हो गई। अब मैं मानता हूँ मेरा जो है आय 20,000 बढ़ा, 20,000 बढ़ने के कारण आपको 12% से रेट 10% होगा, लेकिन कर वही देना पड़ रहा है। कर आपका बदल नहीं रहा। कर क्या है, वही जो यहाँ कर देते तो वहीं कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब रेशियो निकाले 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, इनका रेशियो कितना है 6/5 आया। तो आय का रेशियो क्या रहा होगा, आय का रेशियो रहा होगा 5 से 6। आय का रेशियो कितना रहा 5 से 6। तो आय बढ़ के 5 से कितनी हो गई 6 हो गई। तो ये कितनी बढ़ी दोस्तों 1 यूनिट बढ़ी। 1 यूनिट बढ़ी तो कितनी बढ़ी, ये 30,000 को नहीं बढ़ा है, केवल किसको बढ़ा 20,000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 20,000 होगा। तो आपको कौन सी आय निकालना, सॉरी बढ़ी हुई आय निकालना। तो 6 का मान क्या होगा 6 × 20 कर दूंगा मैं, तो 6 दूनी 12, ठीक है। आपका आ जाएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर 5 से आय कितनी होगी, 6 होगी, 1 यूनिट बढ़ी, 1 का मान 20,000 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा आपका, 6 यूनिट का मान होगा आपका 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 1,20,000 तो हो गई, लेकिन आपको 30,000 भी आय बढ़ी थी, 30,000 आय बढ़ी थी, जो हमने टैक्स में क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो ये आय तो आपकी एक्स्ट्रा बढ़ेगी, तो 30,000 को लास्ट में क्या कर दूंगा दोस्तों, मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि 30,000 आपकी आय बढ़ी थी। ठीक है, मैं वैल्यू बराबर करने के कारण 30,000 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया था, लेकिन आपकी 30,000 आय जुड़ेगी इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 लाख रुपये। जो आपकी इनकम होगी कितनी होगी दोस्तों, 1.5 लाख रुपये। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बताता हूँ क्या होगा। हमने ये पढ़ा कि यदि आप वैल्यू बराबर हो तो हम इसका रेशियो को उल्टा कर दे, तो आपका टोटल रेशियो, जैसे इसका रेशियो उल्टा कर तो आपकी आय का रेशियो निकल आता है। तो यहाँ पर 3,000 आपको कर ज़्यादा देना पड़ा, तो 3,000 कर ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब 30,000 का 10% 3,000 होता है। यदि मैं 30,000 आय नहीं बढ़ाता तो 3,000 कर ज़्यादा देना नहीं पड़ता, तो मैं 30,000 को रिमूव कर देता। तो मैं इतना जानता हूँ कि मेरी जो आय है 20,000 बढ़ी, और 20,000 आय बढ़ने पर आपका कर उतना ही लग रहा, क्योंकि 3,000 आपका इसी से पड़ जा रहा था, मैं इसको गायब कर दे तो कर आपको उतना लग रहा है, मतलब इनका रेशियो उल्टा हो जाएगा 5 से 6, तो 1 का मान 20,000, तो 6 का मान 1,20,000, और 30,000 जो आय बढ़ी तो उसको बाद में ऐड कर दूंगा, तो आपका 1.5 लाख आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी, थोड़ा सा आपको वैल्यू बराबर करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सी ये हरकतें करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी दिया क्वेश्चन, किसानों की फसल की आय में 20,000 की वृद्धि हो जाती है, जिससे उनकी फसल कर 15 से 12% हो जाती है, और उन्हें 1,200 रुपये पिछली बार से ज़्यादा देना पड़ता है। सेम क्वेश्चन, सेम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यदि किसानों की फसल आय में 20,000 की वृद्धि हो जाती है, फसल आय में 20,000 की वृद्धि हो जाती है दोस्तों, ठीक है, तो जिससे उनकी फसल कर 15 से 12% हो जाती है। जो इनका टैक्स है 15 से कितना हो जाता है दोस्तों, 12% हो जाता है। इसके बावजूद भी उन्हें 1,200 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है, उन्हें 1,200 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 15% से अब देखो यहाँ पास एक चीज़ है, जो 1,200 रुपये ज़्यादा देना पड़ता, फिर मैं यहाँ कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी जो आय के कारण जो कर बढ़ा है, तो जो जितना कर बढ़ा उतना आय में घटा दूँ। तो यहाँ पर देखिए 1,200 है, तो 1,200 आप ध्यान दीजिए कि 1,200 कितना, 10,000 का अगर देखा जाए तो 10,000 का यदि मैं 12% निकालूँ तो आपका 1,200 आएगा। ठीक है, 10,000 का 12% निकालूँ तो 1,200 आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो 10,000 आय नहीं बढ़ी, केवल आपकी 20,000 आय नहीं बढ़ी, केवल आपकी 10,000 आय बढ़ी, 10,000 आय बढ़ी, और जो 10,000 आय बढ़ी तो उसका 1,200 जो कर निकलता है, इस कारण उसको मैं क्या कर दिया, रिमूव कर दिया वैल्यू बराबर करने के लिए। तो मैं इतना जानता हूँ आपकी आय कितनी बढ़ी दोस्तों, 10,000 बढ़ी। तो आय जब 10,000 बढ़ी तो इसको थोड़ा सा रेशियो निकाले, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। तो जो रेशियो 5 से 4 है, तो आय का रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। मतलब कितना दोस्तों बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 1 का मान आपका कितना आ गया, 10,000। 1 का मान 10,000, तो 5 का मान कितना आएगा, 5 का मान आएगा 50,000। 50,000 आया, और 10,000 जो बाद में हमने रिमूव कर दिया, तो इसको भी जोड़ दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 60,000 रुपये। जो इनकम है कितनी इनकम है, जो सॉरी इनकी पिछली फसल आय क्या थी, सॉरी पिछली फसल आय बताना, ठीक है। तो पिछली आपकी 40,000 आ जाएगी, 60,000 थी, 20,000 कम कर देंगे तो 40,000 आ जाएगी, यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर आप कॉन्सेप्ट आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कुछ नहीं, ये तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ये आपके कई टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन हैं, और हर टॉपिक में केवल एक तरीके से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए, अब यहाँ पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया। जैसे चावल का दाम 25% बढ़ गया है, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको निकालने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपका हो गया, हाँ, यदि आपका ये खर्चे की बात करता हूँ, एक्सपेंस, खर्चा, ठीक है, खर्चा कब निकलता है, यदि आप मूल्य को इनटू आपका क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ मतलब वस्तु, ठीक है, कितनी वस्तु की क्वांटिटी। जैसे आपकी एक 10 रुपए की 5 वस्तु आती थी, ठीक है, 10 रुपए की, जैसे सॉरी प्रति मूल्य, ठीक है, पर दर लिख देते हैं, दर है, ठीक है, पर रेट आपका दर लगा है और वस्तु है, तो एक वस्तु की जितनी मान ली 10 रुपये प्रति वस्तु, तो 10 वस्तु तो कितना रुपये होगा आपका, 100 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है,
एक 10 रुपये प्रति वस्तु मिलती तो एक वस्तु अगर तो 10 वस्तु तो कितना खर्चा आएगा 100 रुपये। लेकिन आप जानते हैं यदि मेरा खर्चा वही रहे 100 रुपये ही खर्चा रहे, ठीक है, खर्चा वही रहे, ठीक है, खर्चा आपका वही रहे और मैं जो रेट है इसका बढ़ा देता हूँ, मैं इसका 20 कर देता हूँ। जब यदि मैं रेट बढ़ा दे तो आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। क्वांटिटी कितनी होगी दोस्तों 5 हो जाएगी। तब तो देखो खर्चा मुझे नहीं बढ़ाना, मैं आपकी भले रेट बढ़ा दिए लेकिन आपका खर्चा इतना ही रहे तो आपकी क्वांटिटी कम कर देगा। क्वांटिटी कितनी होगी 5। तो मैं आपको ये बताना चाहिए इनका रेशो नहीं बदलता, रेशो उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए इनका रेशो कितना था 1/2, तो क्वांटिटी का रेशो कितना हो गया दोस्तों 2/1 हो गया। ध्यान दीजिएगा 1/2 से क्वांटिटी का रेशो कितना हो गया 2/1 हो गया। तो हमेशा मैंने बताया था इसमें भी वही होता है, 1/2 से आपकी क्वांटिटी 2/1 होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन करते हैं अपन, यही कॉन्सेप्ट लगना है इसमें। जैसे आपका दिया है चावल का दाम 25% बढ़ गया और चावल का रेट आपका कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया। 25% मतलब आप लिख सकते हैं 25/100, मतलब इसको कह दूंगा 1/4। तो चावल का दाम 25% बढ़ गया मतलब 25% बढ़ गया। तो यदि पुराना चावल आपका 4 था तो 4 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। चावल का दाम 4 से कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। यहाँ पर देखो खर्चा कितना है केवल 400 रुपये है, ध्यान दीजिएगा खर्चा आपका बढ़ नहीं रहा। 400 रुपये में जितनी वस्तु पहले मिलती थी और 400 रुपये में अब कितनी वस्तु मिलेगी ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पास क्या है 25% बढ़ गया तो 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। देखो मैंने बताया था यदि आपका रेट बढ़ गया आपका तो वहाँ पर क्वांटिटी कम हो गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो वस्तु है रेट है 4 से कितना हो गया 5 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 से 4 हो जाएगी। मैंने बताया था क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 से 4 हो जाएगी। तो देखो 10 किलोग्राम कम चावल मिलता था, पहले 5 मिलता था अब चावल 4 मिलता, मतलब कितना कम मिला 1 कम मिला। तो 1 का मान कितना होगा दोस्तों 10 किलोग्राम होगा, 1 का मान 10 किलोग्राम होगा। यहाँ पर निकालना चावल का नया भाव बताना है, तो नया भाव मतलब 4, तो इसका चावल का 1 का मान 10 किलो है तो यह कितना 10 को 40 किलो, तो मतलब टोटल चावल कितना है दोस्तों 40 किलो आया। तो कितने रुपए में 400 रुपये में, तो टोटल 400 रुपये में 40 किलो आया चावल। तो आपको भाव बताना, तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी दोस्तों 1 किलो कीमत कितनी होगी आपकी, तो इसको यहाँ पर काट दीजिए आप, तो 10 रुपये प्रति किलो आपका चावल मिलेगा, ठीक है। आपका यदि नया भाव की बात करूँ तो नया भाव में क्या है जो चावल है कितना मिलेगा 10 रुपये प्रति किलो। यदि आपसे पूछता पुराना भाव ज्ञात कीजिए तो आपको पुराना पहले चावल कितना 50 किलो, तो 50 किलो का मान कितना हो जाता आपका 50 किलो मान 4 होता, तो यहाँ पर आपको मिलता यहाँ पर 50 की। अगर यदि आपसे पुराना भाव पूछता तो 50 किलो चावल 400 रुपये। देखो यहाँ पर खर्चा तो नहीं है, तो 1 किलो कीमत कितनी हो जाती है आपकी 1 किलो कीमत हो जाती है 8 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर यदि आपसे नया पुराना भाव पूछता तो आपसे 8 रुपये प्रति किलोग्राम होता और नया भाव आपका 1 kg, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखेगा, ठीक है। तो कभी भी आपका जो हमेशा का रेशो निकालना परसेंटेज का, देन उसको उल्टा कर देना तो क्वांटिटी का रेशो निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, ठीक है। अब 20% सस्ती हो गई, यहाँ भी वही क्वेश्चन 20% सस्ती होगी मतलब 20 बटे क्या हो गया दोस्तों 100 हो गया, तो ये आपका आया 1/5, तो मतलब 5 जो पहले वस्तु मिलती थी तो 1 सस्ती हो गई, कितनी की मिल रही है 4 की मिल रही है, 5 की वस्तु कितनी मिल रही है 4 की मिल रही है, ठीक है। तो इनका क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों 4/5 हो जाएगा। तुरंत उल्टा कर देना, क्वांटिटी का रेशियो 4/5 आया तो 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। तो देखो 4 पहले वस्तु अब कितनी 5 मिलती है 1 मिलती है अधिक, तो 1 का मान कितना होगा 5 किलोग्राम, 1 का मान 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर निकालना है कि वस्तु पहले किस दर से, मतलब पुराना भाव निकालना है। तो पुराना भाव 1 यूनिट का मान 5, तो 4 का मान 5 होगा 20 किलोग्राम। तो पहला जो पुराना 20 किलोग्राम चावल मिलता था कितने में दोस्तों 500 रुपये में, 500 रुपये में। तो यहाँ 1 किलो का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1 किलो का मान आ जाएगा आपका 25 रुपये। तो यहाँ पर जो पुराना रेट है 25 रुपये प्रति किलोग्राम आपका चावल था। नया होता तो इसको नया से गुणा आते तो कितना 25 किलो की कीमत कितनी होती 500 रुपये, तो उससे आप रेट निकाल सकते थे, ठीक है। सेम है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं अपन। आपको केवल रेशियो उल्टा करना है और आंसर पाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 की दर से कुछ सेब खरीदता है और 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने सेब बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ पास 1 रुपये में 36 की दर से सेब खरीदता है, यानी मतलब देखा जाए तो 1 रुपये में 36 सेब खरीदता है, ठीक है।
यदि उसे 44% का लाभ कमाना है, यदि उसे 44% का लाभ कमाना है तो 1 रुपये में कितने सेब बेचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक्सपेंस बराबर है, 1 रुपये यहाँ था, 1 रुपये यहाँ भी है, एक्सपेंस बराबर है तो तुरंत आपका रेशो उल्टा होगा। रेशो उल्टा होगा मतलब 44% था तो 44% का फायदा कमाना चाह रहा, तो मतलब जो पहले वस्तु थी कितनी थी, 100% थी, अब कितनी हो गई 144%। 44% फायदा कमाना मतलब 44% ज़्यादा, तो 100% अब कितनी हो गई दोस्तों, 144 हो गई। तो मतलब इसका जो रेशियो निकलेगा 100/144 निकलेगा। ठीक है, इसको काट दी, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और काट दी 2 3 6, 2 छक्का 12। तो मतलब इसका रेशियो आया 25/26 आया। जब 36, इसका रेशियो है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना रहा होगा, 36/25 रहा होगा। 36/25 रहा होगा क्वांटिटी का रेशियो। तो पहले 36 का मान कितना, 36 सेब, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है 36 का मान दिया है 36 सेब, मतलब आपका 25 का मान कितना होगा, 25 सेब। मतलब 44% लाभ कमाने के लिए आपको 1 रुपये में 25 सेब बेचना पड़ेगा। ठीक है, सेम है, देखो यहाँ पास भी 1 रुपये यहाँ पास देखो एक्सपेंस बराबर है। ठीक है, मैंने बताया था एक्सपेंस बराबर, तुरंत आपकी क्वांटिटी का जो रेशियो है उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इनके परसेंटेज का रेशियो निकाला, इसका उल्टा कर दिया तो आपका क्वांटिटी का रेशियो निकला। तो 36, यहाँ देखो यहाँ पास आपका 36 का मान 36 सेब के बराबर है, तो मतलब 1 यूनिट का मान 1 सेब, तो 25 का मान 25 सेब। ठीक है, ऐसे करना है इसको। केवल एक ही तरीका से आप सब कर सकते हैं। ठीक है, एक ही तीर से कई निशाना। ठीक है, देख सुना है आपने, आपको दिखाते भी हैं आज। आपने केवल सुना होगा, आपको दिखाते भी एक तीर से कैसे कई निशाने लगाए जाते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक गांव में 7/12 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है, 7/12 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, 7/12 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। तो यहाँ पर 7/12 पुरुष हैं और शेष क्या है, महिलाएं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए 7/10 का मतलब है कि यदि आपकी 10 जनसंख्या थी जिसमें 7 पुरुष हैं, 10 जनसंख्या थी तो 7 पुरुष हैं, 10 जनसंख्या में 7 क्या हैं, पुरुष हैं। महिलाएं कितनी होंगी, तो आपकी महिलाएं हो जाएंगी कितनी, 10 में 7 गए तो कितनी महिलाएं बची आपकी, महिलाएं आपकी 3 बची। ठीक है, अब बोला है पुरुषों का 40% भाग शादीशुदा है, पुरुषों का 40% भाग क्या दोस्तों, शादीशुदा है। ठीक है, मैरिड है और सभी शादियां केवल एक पत्नी से है। क्या बात है, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मतलब पुरुषों ने एक ही पत्नी से शादी किया है। यहाँ तो ये कन्फर्म है, इससे पता चलता है जितने शादीशुदा पुरुष होंगे उतने ही महिलाएं होंगी। यदि 10 पुरुष शादीशुदा हैं तो 10 महिलाएं भी शादीशुदा होंगी, इसका मतलब ये। ठीक है, एक ही पुरुष की एक ही पत्नी, मतलब एक बार शादी किया उसने, एक ही पत्नी। ठीक है, तो बताइए महिलाएं कितने प्रतिशत शादीशुदा हैं, ये फाइंड करना, महिलाएं कितने प्रतिशत शादीशुदा हैं। अब यहाँ पास आप देखिएगा महिलाएं कितने प्रतिशत शादीशुदा, ये क्वांटिटी निकालना। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने बताया था जब 2 क्वांटिटी हो, ठीक है, फिर से पता यही वही फार्मूला लगना, जब 2 क्वांटिटी हो आपके पास, 2 क्वांटिटी में एक वैल्यू बराबर हो, ठीक है, तो आपका रेशियो चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे 2 क्वांटिटी है तो पुरुष भी है महिला भी है, और पुरुष और महिला में क्या बराबर है, पुरुष और महिला में ये बराबर है कि जितने पुरुष शादीशुदा उतने महिला भी शादीशुदा हैं, तो यहाँ दोनों बराबर है। तो जो मैं बताया था जब भी बराबर हो तो उनका रेशियो जो निकलता है उसके अपोजिट होता है, उनकी क्वांटिटी निकलती है। तो यहाँ क्वांटिटी दी थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वांटिटी दी थी 7/3, क्वांटिटी कितनी दी है, 7 पुरुष और महिला की क्वांटिटी दी है 7/3, तो पक्का इनके शादीशुदा की क्वांटिटी कितनी रही होगी, 3/7 रही होगी। ठीक है, यदि पुरुष की टोटल क्वांटिटी 7/3 है तो इनकी जो मैरिड मतलब इनकी शादीशुदा वाली क्वांटिटी कितनी रही होगी, 3 7 उल्टी हो जाएगी, क्योंकि यदि मैं शादीशुदा से मैं जानता हूँ यदि शादीशुदा की क्वांटिटी 3/7 होती तो टोटल क्वांटिटी कितनी 7/3, तो ठीक है, तो ऐसे निकालता था तो 3/7 होगी। यदि मेरे पास टोटल क्वांटिटी तो उससे शादीशुदा मतलब इनको जो कॉमन वैल्यू उसकी क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। तो कॉमन क्या है यहाँ पास कॉमन है आपका मैरिड वाला, ठीक है, मैरिड का परसेंटेज, तो 3/7 होगी। मतलब देखा जाए तो पुरुष कितने शादीशुदा है आपके, हाँ सॉरी यहाँ पास एक गलत लिख लिया, यहाँ पर 7/10, यहाँ 12 होगा सॉरी। ठीक है, यहाँ पुरुष कितने होंगे 7/12 है, 7/10 नहीं 7/12 होगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी
तो यहाँ पास आपकी जो टोटल है, यदि आपकी जनसंख्या 12 है तो पुरुष 7 होंगे, ठीक है। तो महिलाएं कितनी बची, 7 5 12, 5 बची, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर महिलाएं 7/5 होंगी, ठीक है। तो 7/5 है तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5/7 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये वाला जो रेशियो था टोटल क्वांटिटी का था। जब मैं ये बताइए, जब मैं बराबर क्वांटिटी, बराबर वाली रेशियो से टोटल क्वांटिटी निकाल सकता, तो टोटल क्वांटिटी के रेशियो से बराबर वाली वैल्यू को रेशियो नहीं निकाल सकता हूँ। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो ये बराबर वाली वैल्यू को रेशियो निकाल, बराबर वाली मतलब शादीशुदा वाली परसेंटेज के रेशियो। तो यहाँ पुरुष का मान 5 का मान कितना दिया है, 40% दिया है। 5 का मान 40% दिया है, मतलब 5 में 8 का गुणा कराने पर 40 आता है, तो 7 में 8 का गुणा कराएंगे, 7 8 56%, मतलब महिलाएं कितनी शादीशुदा है, 56% शादीशुदा है। यहाँ टोटल का नहीं, ये महिलाओं की संख्या से 56% शादीशुदा है, ठीक है। इनका रेशियो बराबर है, सॉरी इनका जो मान है आपस में बराबर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि यदि मैं बराबर वैल्यू से रेशियो टोटल क्वांटिटी की निकाल सकता हूं, तो टोटल क्वांटिटी से भी बराबर वाली वैल्यू को रेशियो निकाल सकता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। यदि शहर की कुल जनसंख्या में पुरुष महिला बच्चों का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है। पुरुष महिला और बच्चों, पुरुष महिला और बच्चों का जो रेशियो दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 1:2:3 दिया है, 1:2:3 दिया, ठीक है। जिसमें कुछ बच्चे अनाथ हैं और कुछ बच्चे अपने माँ बाप के इकलौते हैं, ठीक है। इसमें जो बच्चे दिए हैं, कुछ बच्चे आपके अनाथ हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे अपने माँ बाप के इकलौते हैं। तो बताइए इकलौते बच्चे का प्रतिशत कितना है यदि शादी वाले पुरुष की संख्या 60% है, ठीक है। शादी वाले पुरुष की संख्या 60% है और प्रत्येक पुरुष की एक पत्नी है। तो यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, देखिए प्रत्येक पुरुष की एक पत्नी, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फिर कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया, जितने शादीशुदा पुरुष होंगे, पुरुष की संख्या शादीशुदा वाली, ध्यान रखिएगा, जिनकी शादी हो गई उन पुरुष की संख्या, जिनकी शादी हो गई उन महिलाओं की संख्या, ठीक है, और इकलौते बच्चों की संख्या आपस में बराबर होगी। इकलौते बच्चे मतलब शादीशुदा के जोड़े में एक ही इकलौता बच्चा है, ठीक है। तो जितने पुरुष होंगे उतनी महिला शादीशुदा होंगी, ठीक है, और उतने बच्चे होंगे क्योंकि दोनों एक जोड़े में आपका एक ही बच्चा है, ठीक है। तो उतने बच्चे मतलब उतने जो आपके इकलौते बच्चों की संख्या बराबर होगी कि नहीं होगी दोस्तों, इकलौते बच्चों की संख्या बराबर होगी। यहाँ पास बस इतना अंतर कर दिया है कि आपका जो रेशियो 3 दे दिया, 1 2 3, ठीक है। 3 यहाँ पास अभी तक दो आपके वस्तुएं, 2 क्वांटिटी आती थी, मतलब 2 आते थे, यहाँ पर 3 क्वांटिटी दे दिया, पुरुष महिला और बच्चे दे दिया। पुरुष महिला बच्चे दे दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तुरंत निकाल सकते हैं। यहाँ पर बच्चे और यहाँ पर किसका निकालना है, पुरुष और बच्चों का रेशियो निकालना है, सॉरी वो बच्चे निकालना जो इकलौते हैं, उनका प्रतिशत कितना हुआ ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या सभी की बराबर है, ठीक है, संख्या सभी की बराबर है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताइए, देखिए यदि पुरुष और बच्चों की बात करता हूँ, मैं नहीं लेता महिला का रेशियो, मैं पुरुष और बच्चों के रेशियो निकालता, तो 1/, कितना आएगा दोस्तों, 1/3 आएगा। पुरुष और बच्चों का टोटल क्वांटिटी, टोटल रेशियो आया, कितना है दोस्तों, 1/3 आया। कितना रेशियो आया, 1/3 आया। तो ये बताइए 1/3 ये आया, तो यहाँ पर ये बता सकते हो यदि पुरुष और बच्चों का टोटल रेशियो कितना आया, 1/3 आया, तो यहाँ जो वाली वैल्यू बराबर थी वो कितनी रही होगी, 3/1 के रेशियो में रही होगी। यहाँ पास महिला से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इनका रेशियो देखना, मैंने बताया था 2 रेशियो से आप कर सकते हैं उल्टा। यहाँ पर 3 दिया, तो यहाँ पर महिला का कोई काम नहीं, तो महिला को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो पुरुष और बच्चों का रेशियो तो यही रहेगा टोटल का, मतलब क्वांटिटी का 1/3, ठीक है। यहाँ पर पुरुष और बच्ची की संख्या का अनुपात 1/3 है, ठीक है, टोटल संख्या का अनुपात। तो जो पुरुष और बच्चों में जो आपका परसेंटेज बराबर रहा होगा उनका रेशियो कितना है, 3/1 आया, उनका रेशियो 3/1 आया। तो बताइए पुरुष में जो शादीशुदा वाले हैं, जो आप वही तो रेशियो बराबर है, तो जो शादीशुदा वाले उनकी संख्या कितनी है, 3 यूनिट है। और जिसका मान कितना दिया दोस्तों, जिसका मान दिया है आपका, सॉरी यहाँ पास कुछ जो शादीशुदा जिनमें कुछ बच्चे अनाथ हैं, कुछ बच्चे अपने माँ बाप के इकलौते हैं, 2 बताइए बच्चों का, सॉरी बच्चों का 60%, ठीक है, ठीक है। जो पुरुष हैं वो 60% हैं, 3/1 का रेशियो आया। जो पुरुष हैं आपके वो कितने हैं दोस्तों, 60% हैं,
पुरुष कितने हैं, जो शादीशुदा पुरुष है वो 60% है, तो 3 का मान 60 हो जाएगा, मतलब 20 3 60 20 का गुणा हुआ। तो यहाँ पास जो बच्चों के जो इकलौते बच्चे उसमें 20 का गुणा, तो मतलब कितने बच्चे इकलौते आएंगे, 20% बच्चे आपके इकलौते आएंगे। ठीक है, जो 20% आपके बच्चे आएंगे वो इकलौते आएंगे। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर महिला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं पुरुष और बच्चों के टोटल रेशियो निकालता हूँ, संख्या का अनुपात 1/3 है। इसमें जो इकलौते बच्चों की संख्या है, मतलब इकलौते बच्चे की संख्या है, तो यहाँ पर देखिए जो पुरुष शादीशुदा हैं और महिलाएं शादीशुदा हैं उनकी संख्या और इकलौते बच्चों की संख्या बराबर होगी, क्योंकि एक ही दो, यदि आपका एक जोड़ा तो उसके बाद एक ही बच्चा होगा इकलौता। ठीक है, तो उनकी संख्या बराबर होगी। जो भी संख्या का रेशियो होता है उससे हम क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं, तो जब संख्या से क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं तो बराबर वाली भी का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो 3/1 आए तो 3 का मान आपका 60% दिया है, तो 1 का मान कितना होगा, 20% होगा, तो मतलब आपके 20% इकलौते बच्चे होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, एक गांव में पुरुष महिला और बच्चे थे जिसमें से कुछ बच्चे अनाथ थे। ठीक है, एक गांव में पुरुष महिला और बच्चे थे जिसमें से कुछ बच्चे अनाथ थे, पुरुष थे, महिला थी और बच्चे थे। ठीक है, और उसमें से कुछ बच्चे आपके क्या थे दोस्तों, अनाथ थे, और शेष बच्चे अपने माँ बाप के इकलौते थे। ठीक है, पुरुष महिला और बच्चे, तो कुछ बच्चे अनाथ थे, शेष बच्चे अपने माँ बाप के इकलौते। सेम थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है रिपीट हो रहा है उसी तरह का, इकलौते थे यदि महिला की कुल जनसंख्या 1/3 भाग तथा बच्चे की कुल जनसंख्या 1/2 भाग है। ठीक है, महिला की कुल जनसंख्या 1/3 भाग है और बच्चे की कुल जनसंख्या कितनी दोस्तों, 1/2 भाग है। ठीक है, 1/2 भाग है, और शादीशुदा पुरुष 30% थे। जो शादीशुदा पुरुष थे कितने थे दोस्तों, 30% शादीशुदा पुरुष थे। तो बताइए शादीशुदा महिला एवं इकलौते बच्चों का प्रतिशत कितना। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, शादीशुदा पुरुष मतलब यहाँ पर महिलाएं भी कितनी शादीशुदा रही होंगी, ये परसेंटेज निकालना है, और बच्चे इकलौते बच्चे का परसेंटेज भी निकालना। फिर वो क्वेश्चन यहाँ पर फिर एक वैल्यू बराबर है, एक वैल्यू क्या बराबर है, जितने भी शादीशुदा पुरुष होंगे उतनी ही महिलाएं शादीशुदा होंगी, उतने ही इकलौते बच्चे होंगे। ठीक है, अनाथ बच्चे की बात नहीं कर, इकलौते बच्चों का प्रतिशत निकलेगा, उतने ही इकलौते बच्चे होंगे, उनका प्रतिशत का रेशियो निकलेगा। तो यहाँ पास आपका टोटल क्वांटिटी दिया है, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, देखिए इनका रेशियो निकाल ले, तो आप देखिए इनका रेशियो निकाले कितना होगा आपका। यहाँ पर दिया 1/3 भाग था, यहाँ पर 1/2 भाग था, यहाँ पास पुरुष की संख्या शेष थी। तो यदि मैं देखो यहाँ पास जैसे 3 और 2 की बात करता हूँ, तो यदि मैं टोटल मान लेते हैं, यहाँ टोटल मान लेता कितने हैं, 6 थे। ठीक है, मैं टोटल जनसंख्या मान लेता हूँ 6 थी, तो उसका 1/3 भाग कितना होगी दोस्तों, 1/3 भाग निकालेंगे 2 आया, उसका 1/2 भाग कितना होगा दोस्तों, 2 निकालेंगे कितना है दोस्तों, 3 आया। ठीक है, 3 2 5 हो गया, पुरुष की संख्या कितनी बची दोस्तों, 1 बची। ठीक है, पुरुष संख्या कितनी बची दोस्तों, 1 बची। अब देखिए यहाँ पास क्या निकालना, बहुत आसान से निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले में छोटा छोटा करके निकालते हैं, जैसे पुरुष और महिला का क्वांटिटी रेशियो था। ठीक है, टोटल क्वांटिटी का, तो इनकी जो बराबर वाली वैल्यू का क्वांटिटी कितनी होगी, 2/1 होगी, 2/1 होगी, 2 का मान कितना, 30%, 1 का मान कितना होगा दोस्तों, 15% हो गया ना। अब ये वाला वैल्यू, अब हमको ये वाला मान निकाला है 15%। ठीक है, अब इसको हटाइए। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब महिला और बच्चे का रेशियो निकाल सकता हूँ। महिला और बच्चे का रेशियो निकाला तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, बराबर वाला 3/2 हो जाएगा। तो 3 का मान 15 है, तो इसमें किसका गुणा हो, 5 का, तो इसमें भी 5 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10% हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, यहाँ भी आपका यदि इससे भी बराबर करते ना तो 3 का मान 30 होता, तो 1 का मान 10 आता, तो 1 का मान यहाँ 10 आ जाता। ठीक, किसी भी कर लीजिए आप, आपका आ जाएगा। इनका भी निकालते तो यही आपका 10% आता। तो यहाँ पर जो इकलौते बच्चे उनकी संख्या कितनी दोस्तों, 10% है। ठीक है, कितना ही बड़ा रेशियो दे दे उससे मतलब नहीं है आपकी, यदि आपकी वैल्यू बराबर है तो आप डायरेक्ट इस क्वांटिटी को उल्टा करके निकाल सकते हैं। मैंने 2 करके क्वांटिटी निकाला, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, ऐसे पिछला भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक घोल में 18% नमक है, एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया जाए, अब उसमें नमक की मात्रा 24% रह गई है, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था। अब एक घोल में 18% नमक है, देखो नमक की मात्रा दी है, एक घोल में 18% नमक है, उसमें 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया जाए, 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया जाए। ठीक है, माइनस कर दिए गए, उड़ गया पानी। ठीक है,
अब बात करते 18% नमक था, 25 किलोग्राम पानी उड़ गया, मतलब इस घोल में पानी और नमक था, ठीक है। उड़ गया पानी, 25 किलोग्राम पानी आपका उड़ गया, तो अब उसमें नमक की मात्रा 24% रह गई। नमक की मात्रा कितनी दोस्तों रह गई? 24% रह गई, ठीक है। तो यहाँ पास निकालना है कि प्रारंभ में कितना मिश्रण था। तो आप फिर से ध्यान देंगे इस चीज़ को, यहाँ पास ये ध्यान देने वाली बात है। फिर से आपके पास दो क्वांटिटी आ गई, आपको दो क्वांटिटी में दिए वाली वैल्यू तो बराबर होगी, नमक जितना रहा होगा, नमक तो नहीं उड़ा, केवल पानी उड़ेगा। तो नमक आपका 18 था, 24 था, तो जो बराबर वाले उनका रेशियो निकालेंगे कितना आएगा? 6 3 18, 6 4 को 24, 3/4 है, मतलब क्वांटिटी का रेशियो कितना रहा होगा? 4/3। पहले मिश्रण 4 था, आप कितना हो गया? 3 होगा, कितना घटा? 1 घटा। तो 1 का मान कितना दोस्तों? 25 किलोग्राम। तो पिछला मिश्रण कितना था? 4 का, तो 25 4 100 किलोग्राम। ऐसे निकाल सकते डायरेक्ट, बहुत ही जल्दी, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको जो बराबर वैल्यू उनका रेशियो निकालेंगे 3/4, तो क्वांटिटी का रेशियो रहा 4/3, तो मतलब 1 बढ़ा, 1 का मान 25, तो 4 का मान होगा 25 को 100 किलोग्राम, ठीक है। केवल एक तरीके से आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक तीर से कई निशान है। बस कुछ क्वेश्चन और हैं, आप लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट है आपका दूध और पानी के मिश्रण में 25% दूध है। दूध और पानी के मिश्रण में 25% क्या है दोस्तों? दूध है। 25% दूध है। यदि उसमें 50 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसमें 50 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 50 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी का प्रतिशत 80 हो जाता है। पानी का प्रतिशत कितना हो जाता है दोस्तों? 80 हो जाता है। अब यहाँ पास पानी, यहाँ भी देखो दूध है 25%, यहाँ पास पानी मिला रहा कितना? 50 लीटर, तो पानी का प्रतिशत 80 हो गए, मतलब दूध का प्रतिशत कितना रहा होगा? 20%। हमको पानी के प्रतिशत से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमको दूध के प्रतिशत मतलब दूध का कितना रहा होगा? 20%, क्योंकि दूध की वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो दूध का प्रतिशत 20% रहा होगा, तो ध्यान इसका रेशियो कितना आएगा? 5 25, 5 को 20, तो इनका 5/4 है, तो क्वांटिटी की रेशियो कितना रहा हो? 4/5, तो मतलब कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, तो 1 का मान 50 लीटर, 1 का मान 50 लीटर। तो निकालना क्या है? मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए प्रारंभिक, तो 4 का मान क्या होगा? 50 को 200 लीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, सीधे आपको देखो यहाँ पर पानी का रेशियो नहीं निकालेंगे, वो रेशियो निकालेंगे जो आपके बराबर है। तो यहाँ पास दूध का 20% करके आपको रेशियो निकालेंगे 5/4, तो आपका क्वांटिटी का रेशियो होगा 4/5। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, मतलब 1 का मान 50 लीटर, तो 4 का मान 200 लीटर आपका आंसर, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैंने आज आपको एक ही तरीके से कई सारे क्वेश्चन कराए, और ये जो आपके क्वेश्चन देख रहे हैं एक ही टॉपिक से नहीं है, कई टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये आपके मिश्रण थे, परसेंटेज से बताया था, प्रॉफिट और लॉस से बताया था, ठीक है। ये कई क्वेश्चन आपके कई टॉपिक से हैं, लेकिन आपका तरीका एक ही है। तो इस तरीके, और जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन आप ये इस तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको जो माध्यम है इन्हीं क्वेश्चनों का माध्यम रहेगा। तो आप अपने से भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका मैंने बताया, आपके इतने सारे क्वेश्चन बताएं, उस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। यदि आपका 3 रेशियो दे दे, 4 रेशियो दे दे, तो आप हमेशा 2 रेशियो कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो केवल आप यही तरीका अपनाएंगे और इस तरीके से आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।